हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो है क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के ऊपर। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे हम क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद कैसे उसको बचा के रखते हैं, या फिर क्या क्या स्टेप्स हम करते हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब हम अर्ली मैन थे या जब हमने क्रॉप प्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं किया था, तब तक हम हंटर्स और गैदरर्स थे, विच मीन्स के हम जगह जगह जाके वहां से फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करके खाते थे, और वो जब खत्म हो जाता था तो दूसरी जगह पे चले जाते थे और वहीं पे हम हंट भी करते थे। पर एक बहुत बड़ा चेंज आया हमारी लाइफ में या हमारे सिविलाइजेशन में जब हमने क्रॉप्स उगाना सीख लिया या पौधे उगाना सीख लिया अपने खाने के लिए। तो वो लगभग 10,000 BC के अराउंड चेंज आया था, जो अभी तक चल रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी हमेशा चलता रहेगा। क्रॉप प्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जो कभी भी बंद नहीं होने वाली है। तो इसी के बारे में जानते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है। तो क्रॉप के दो सीजन होते हैं मेनली, जिनको हम खरीफ और रबी क्रॉप्स कहते हैं या रबी सीजन कहते हैं। दो तरह के सीजन होते हैं इसमें। पहला है खरीफ क्रॉप्स या रबी क्रॉप्स। खरीफ जिनको हम रेनी सीजन में लगाते हैं और रबी जिनको विंटर सीजन में लगाते हैं। खरीफ जो होती है वो लगभग जून के आसपास से लगाई जाती है और सितंबर के अराउंड कट कर ली जाती है। जैसे कि चावल को गेहूं की कटाई हो चुकी है अभी तक, तो कुछ महीनों के बाद चावल की फसल लगा दी जाएगी और जिसको कट कर लिया जाएगा सितंबर अक्टूबर के अराउंड। और जैसे ही वो क्रॉप कट की जाएगी तो कुछ टाइम और छोड़ के वहां पे लगाई दी जाएगी रबी क्रॉप, जो कि अक्टूबर से मार्च तक होती है। अब ये एक रफ एवरेज होती है, हर स्टेट में या हर जगह के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज होता रहता है। पर ये है जैसे रबी क्रॉप है अक्टूबर टू मार्च है। अक्टूबर टू मार्च में हम गेहूं की कटाई करनी स्टार्ट कर देते हैं। मार्च एंड में अप्रैल में सारा जो गेहूं है वो कटना शुरू हो जाता है, जैसा अब आजकल हम न्यूज में देखते भी हैं। तो ये हमारी दो क्रॉप्स थी, खरीफ और रबी क्रॉप्स। इनको हम याद रख सकते हैं। रबी में वीट से याद रख सकते हैं, वीट को हम कट करते हैं मार्च में, सो करते हैं अक्टूबर में। और खरीफ को याद कर सकते हैं राइस से। राइस को जून के अराउंड हम लगाते हैं, सितंबर के अराउंड कट कर देते हैं। लगभग 3 to 4 मंथ्स का पीरियड लगता है एक क्रॉप को रेडी होने में। खरीफ में और क्रॉप्स है मेज और कॉटन, मक्का और कपास। और रबी में है वीट, पी, मस्टर्ड, बाजरा, ज्वार, ये सब। तो ये कुछ क्रॉप्स थी खरीफ और रबी। अब सीधे हम चलते हैं कि जब हम क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं तो हमको क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, क्या क्या प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। वो है सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सोइंग। पहले मिट्टी को तैयार करना, बीज डालना, खाद डालना, फिर उसमें पानी डालना, इरिगेशन, उसको वीड और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करके रखना। फिर जब वो रेडी हो जाए तो उसकी कटाई करके उसको स्टोर कर देना। तो ये 7 स्टेप्स है जो हम फॉलो करते हैं जब कोई भी क्रॉप लगाते हैं। तो इसमें हम एक एक करके स्टेप समझते जाएंगे कि इसमें होता क्या है। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमें क्या करना पड़ता है, सॉइल जो कि काफी टाइम से हम ऐसे छोड़ देते हैं जब अपनी फील्ड को, तो वो मिट्टी हार्ड हो जाती है, उसमें हम बीज नहीं लगा सकते। तो उसको हम पहले क्या करते हैं, प्लो से यानी हल से, प्लो हो या फिर कल्टीवेटर, इनसे हम रेडी करते हैं उसको। तो ये 3 चीजें हैं। पहले जैसे हम सभी जानते हैं पहले प्लो और हो का यूज होता था। ये क्या होता है, एक वुडन स्टिक के ऊपर आयरन का हुक जैसा होता है, जिसको बैलों या और किसी जानवर के द्वारा पुल किया जाता है, खींचा जाता है। तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है और छोटे फील्ड में कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे मशीनरी हमारी डेवलप होती गई और हम शिफ्ट हो गए कल्टीवेटर में। कल्टीवेटर जिसको हम ट्रैक्टर या किसी मशीनरी में लगा सकते हैं, जिसके बाद कल्टीवेटर क्या करता है, बहुत ही कम टाइम में एक फील्ड को प्लो कर देता है या फिर उसको मिट्टी को लूज करके बीज डालने के लिए रेडी कर देता है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा है सोइंग। सोइंग मतलब बीज डालना। तो सोइंग सभी को पता है बीज कैसे डाले जाते हैं। बीजों को हम एक एक करके लगाते जाते हैं। हर कुछ अलग फसल का अलग तरह से बीज लगाए जाते हैं उनके फील्ड को रेडी करके। तो सोइंग में आता है बीजों को डालना। अब बीज पहले मैनुअली डाले जाते थे, या फावड़े या ऐसे किसी औजार की हल से होल किया, फिर या छोटा सा होल किया, उसमें बीज डाला। तो इससे क्या होता था, अब हम कोई मेजरमेंट तो कर नहीं रहे, तो अंदाजे से जब लगाते थे तो किसी फसल के बीच में ज्यादा किसी में कम गैप हो जाता था। तो इसके बाद इसकी भी एक मशीन भी आ गई जिसको बोलते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या काम करती है, सीड ड्रिल
में व्हील्स जैसे होते हैं, वो एक एक करके लाइन से बीजों को लगाती जाती है, जिससे कि वो बीज प्रॉपर डिस्टेंस पे और प्रॉपर डेप्थ पे यानी गहराई में जाके लगते हैं। तो ये हो गया सोइंग। इसके बाद है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये हम सभी को पता है, मैन्योर यानी खाद और फर्टिलाइजर डालना। खाद जो नेचुरल चीजों से बनती है जैसे कि गोबर से या सड़ती गलती चीजों से बनती है, और फर्टिलाइजर्स को हम फैक्ट्रीज में रेडी करते हैं। इनका डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में पढ़ते हैं और हर क्लास में क्वेश्चन भी इसका पूछा जाता है। तो इसको प्रोड्यूस करते हैं फील्ड में, जो एक बड़ी जगह होती है, उसमें हमको गोबर वगैरह या सड़ती गलती पत्तियां, बचा हुआ खाना, ये सब डालना पड़ता है, तो जिससे हमारी मैन्योर रेडी हो जाती है। उसके बाद फर्टिलाइजर को फैक्ट्रीज में रेडी करते हैं, छोटे अमाउंट में भी काफी काम कर देते हैं। ये ह्यूमस ऐड करते हैं, मतलब मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एयर वाटर ये सब ऐड करने का काम करती है। फर्टिलाइजर ऐसा कुछ नहीं करते। मैन्योर चीप होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है, पर फर्टिलाइजर थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। मैन्योर को बहुत अमाउंट में यूज़ करना पड़ता है, मतलब एक फील्ड में भी हमको मैन्योर डालना है तो बहुत सारे ट्रैक्टर्स और ट्रक्स भर के, ट्रॉलीज भर के डालना पड़ता है। पर फर्टिलाइजर अगर हमको एक फील्ड में डालना है तो कुछ पैकेट्स या कुछ छोटे छोटे पैकेट से ही हमारा काम चल जाता है। तो ये था मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस। ये नेचुरल होता है, केमिकल होता है, फर्क हम सभी को पता है। हेल्दी ज़्यादा मैन्योर होता है, फर्टिलाइजर से थोड़े से केमिकल्स ऐड हो जाते हैं खाने में, जो हमारे लिए भी हार्मफुल होता है। तो ये था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसके बाद है इरिगेशन। इरिगेशन यानी सिंचाई करना, खेतों में पानी देना। उसके लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। पहले सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट होते थे, उसके बाद रिवर्स पे, छोटे पॉन्ड्स पे, उसके बाद हमने वेल बनाने सीखे। वेल से ही हमने एक और चीज बना दी, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में वेल प्लस ट्यूब, तो वेल में एक ट्यूब लगा देते हैं जिसमें मोटर की हेल्प से पानी ऊपर आता है, और वही पानी फिर हमारे फील्ड में फैला देते हैं, जिससे कि फील्ड की इरिगेशन हो जाती है। इरिगेशन के बाद जरूरी होता है, अब फसल हमारी रेडी हो जाएगी इरिगेशन के बाद, तो जरूरी है हमारे लिए उसको प्रोटेक्ट करना वीड से। वीड यानी कीड़े मकोड़े या पेस्ट, और वीड जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको वीड्स बोलते हैं। तो कीड़े मकोड़े और खरपतवार या वीड्स को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पेस्टिसाइड्स डालने पड़ते हैं। वो हार्मफुल तो होते हैं पर किसानों को यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उनकी फसल को कीड़े मकोड़े खा जाए। वीड्स ऐसे पौधे जो अनवांटेड होते हैं, जैसे कि मान लो हमारा फील्ड है, उसमें अगर ग्रास उग जाएगी बहुत सारी, तो वो ग्रास क्या करेगी, फील्ड से न्यूट्रिशन लेती रहेगी, और जो हमारी फसल है जैसे गेहूं की फसल है, तो उसको न्यूट्रिशन मिलना कम हो जाएगा। अगर वो न्यूट्रिशन उसको कम मिलेगा तो क्या होगा, हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए वीड्स को मारना भी जरूरी होता है, जिसके लिए हम वीडिसाइड्स डालते हैं। हार्वेस्टिंग, अब फसल में पानी भी दे दिया, वो तैयार भी होगी, अच्छे से उसको बचा भी लिया, तो उसके बाद जरूरी है उसको काटना या कल्टीवेट करना या फिर हार्वेस्ट करना। अब उस फसल को काटने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। हम या तो छोटे हाथों से यूज होने वाले औजारों से कट करते हैं उसको, जिसमें के टाइम ज्यादा लगता है। जैसे गेहूं की फसल है, उसको हम दरात से काटेंगे, फिर उसमें से गेहूं अलग करेंगे, फिर उसके हस्क को अलग करेंगे, तो ऐसे हमारे पास गेहूं और हस्क आ जाएगा। पर ये बहुत टाइम कंज्यूम करने वाला प्रोसेस है। उसी के लिए एक मशीन आती है कंबाइन। कंबाइन शायद आप में से कई लोगों ने देखे भी होंगे, कंबाइन इस तरह के होते हैं। तो कंबाइन जो क्या काम करते हैं, एक साथ ही फसल को काटते भी है, उसमें से हस्क यानी भूसे को भी अलग कर देते हैं, और उसमें से गेहूं को भी अलग कर देते हैं। तो 3 काम करते हैं, या एक से ज्यादा काम करते हैं, इसलिए उनको कंबाइन बोला जाता है। तो कंबाइन एक साथ ही हमारे बहुत सारे काम कर देते हैं। उसके बाद है स्टोरेज। अब सब हमने बना भी ली, फसल रेडी भी कर ली, कट भी कर ली, रेडी है हमारे पास, तो उसको कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा ताकि उसको मौसम से या रोडेंट्स वगैरह से बचा सके। तो बड़े बड़े साइलोस, जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, जिनको साइलोस बोलते हैं, ऐसा ही है, साइलोस होते हैं। साइलोस में हम अपने ग्रेन्स को, अनाज को स्टोर करके रखते हैं, ताकि वो मौसम से, जैसे बारिश और पानी से बचे रहे, और बचे रहे रोडेंट्स जैसे कि चूहे और छोटे जानवरों से, ताकि वो उनको खाना चाहे। तो ये सारे स्टेप्स है जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। तो ये 7 स्टेप हमको फॉलो करने होते हैं। इसके बाद
आते हैं कुछ ऐसी चीजों पे जो बीच में रह गई थी, जैसे कि ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, उसमें हम पौधों से ही पौधों के लिए खाद बनाते हैं, जैसे कि लेग्यूम्स यानी दाल वाले अगर प्लांट हम लगाते हैं तो किसान क्या करते हैं, दाल वाले प्लांट लगा लेते हैं, फिर उनसे दाल लेने के बाद वो जो उनका पौधा बचता है उसी को प्लो कर देते हैं फील्ड के साथ ही, तो जो पौधे उसमें मिलते हैं तो नाइट्रोजन वो ऐड कर देते हैं उसको, तो इसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। एक होता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्मी कंपोस्ट ये भी बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, अर्थवॉर्म्स की हेल्प से हम खाद रेडी करते हैं, क्योंकि अर्थवॉर्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खा के उसको मैन्योर में बहुत जल्दी जल्दी कन्वर्ट करते रहते हैं। तो जिस भी ऐसी जमीन में अर्थवॉर्म्स प्रेजेंट होंगे तो वहां पे जमीन में या लैंड के अंदर काफी सारे पौष्टिक तत्व या जरूरी चीजें प्रेजेंट होंगी, तो इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि ये अर्थवॉर्म की हेल्प से कंपोस्ट रेडी करते हैं। तो ये तो था क्रॉप का सारा। इसी से रिलेटेड एक और चीज होती है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जानवरों से मिलने वाली चीजें। अब जानवरों से मिलने वाली चीजों में आते हैं सबसे पहले जैसे मिल्क, पनीर, घी, ये सब यूज करते हैं, हम सभी लोग यूज करते हैं। तो ये हो गया एनिमल, इनको बोलते हैं मिल्च एनिमल्स। जो दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं मिल्च एनिमल्स। इसमें काऊ, गोट, बफलो ये सब जानवर आते हैं जो कि हमको दूध देते हैं। और उसके बाद कुछ जानवर होते हैं जो मेहनत का काम करने के लिए, जैसे बुल्स, बैल और मेल बफलोज, तो ये सब यूज करते हैं। कैमल हम लेबर एनिमल्स की तरह जो कि हमारा मेहनत वाला काम करते हैं, तो ये भी एनिमल हस्बेंड्री में आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, चिकन्स को या पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, जिसके हम एग और चिकन के लिए यूज करते हैं। उसके लिए हमको जरूरी होता है क्या क्या प्रोसेस करना होता है, उसमें हमको एक हेल्दी ब्रीड सिलेक्ट करनी पड़ती है, फिर उनको फीड और प्रॉपर साफ सुथरा शेल्टर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये करना पड़ता है हमको पोल्ट्री फार्मिंग में। उसके बाद है फिश कल्चर, जिसमें हम मछलियां पालते हैं। मछलियों को हम पॉन्ड में भी पाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली रिवर या सी से कैच कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फिशरीज या फिश कल्चर। और लास्ट में आता है हमारे पास हनी बी, हनी बी को या बी कीपिंग, जिसको हम एपीकल्चर भी बोलते हैं। एपीकल्चर इज रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल, जब हम बहुत लार्ज स्केल पे हनी बीज को पालते हैं उनके शहद के लिए, तो इसको बोलते हैं हम एपीकल्चर। तो उनके लिए भी हमें उनके आर्टिफिशियल छत्ते या कॉम तैयार करने पड़ते हैं, जिसमें कि वो रहते हैं, फिर हमको फूलों का रस उन्हें देना पड़ता है, जिससे कि वो हमारे लिए शहद बना सके। तो ये कुछ चीजें थी इस चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, जो खेती बाड़ी या उससे रिलेटेड कामों से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत और बहुत इजी सा चैप्टर है, सब कोई समझ सकता है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।